नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी ड्रीम्स पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल 2022 और 23 का। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, पार्ट 1 यूट्यूब पे आज को है दोस्तों। सैनिक स्कूल की जो प्लेलिस्ट है उस पर से आप देख सकते हैं, या फिर दोस्तों लेटेस्ट वीडियो है वहाँ से आप हमारे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों पार्ट 2 आपको तभी समझ में आएगा तब आप पार्ट 1 पहले देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो शायद दोस्तों कल मेरे हिसाब से जो ये हमारे पास ये पेज नंबर 6 है छूट गया था हमारे पास बीच में, हमने इसके ऊपर यहाँ पे देखा नहीं और पेज नंबर 7 पे हम डायरेक्ट पहुँच गए थे। तो पेज नंबर 6 के बारे में अब हम एक्टिविटी के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों इस एक्टिविटी में क्या है, हमको मूंग और ग्राम सीड्स लेने हैं और 3 ग्लासेज लेने हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 या फिर आप 2 भी ले सकते हैं। ए और बी ले लीजिए दोस्तों। ए में सबसे पहले आप वाटर सॉइल डालिए, फिर सॉइल डालिए दोनों में, फिर उसके अंदर वाटर डालिए। वाटर डालने के बाद दोस्तों दोनों में आपको क्या करना है, एक में मैन्योर डालिए और एक में एक में पहले तो जो हमारे पास शोविंग है उसको करिए, यानी कि बीजों को उसके अंदर डालिए। और उसके बाद दोनों में एक में मैन्योर डालना है आपको, एक में फर्टिलाइज़र डालना है। तो आपको पता चल जाएगा 7 से 8 दिन के बाद उसको रखने के बाद कि कौन सी चीज़ ज़्यादा उग रही है। तो जी हाँ दोस्तों, जिसमें फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र के पास क्या है, रिच न्यूट्रिएंट है। इस वजह से जो फर्टिलाइज़र है हर तरह में उसके पास रिच न्यूट्रिएंट है, तो इसलिए फर्टिलाइज़र जो है वो ज़्यादा उगेगा। लेकिन दोस्तों फर्टिलाइज़र हमारे लिए हार्मफुल है, जो कि फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज में हमारे पास प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल फर्टिलाइज़र के यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम। अब दोस्तों हम आगे बात कर लेते हैं क्रॉप रोटेशन के बारे में। एक और मेथड है दोस्तों जिससे हमारे पास जो हमारी सोइल है, जो हमारी उसकी फर्टिलिटी ख़त्म ना हो। तो वो मेथड क्या है दोस्तों, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमारे पास एक साल में हमने वीट को उगाया है तो एक सीज़न में, और अगले सीज़न में हम क्या उगा रहे हैं, बात उसके ऊपर डिपेंड करती है दोनों सीजन्स के बीच में हमने क्या उगाया है। जी हाँ दोस्तों, दोनों सीजन्स के बीच में हमने क्या उगाया है। अब दोस्तों एक सीज़न में आपने वीट उगाया और अगले सीज़न में आपने कॉटन उगा लिया। अब दोस्तों जिस टाइम पे हमारी जो फील्ड थी वो खाली थी, उसमें कुछ भी नहीं था, उस टाइम पे आपने क्या उगाया। तो दोस्तों आपने वेजिटेबल्स उगाए हैं या फिर कोई भी लेग्यूम जो क्रॉप है उसको उगाया है, तो आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो खराब नहीं होगी। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि प्रेजेंट होता है लेग्यूमिनियस प्लांट्स में, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स कर देता है। अब दोस्तों फर्टिलाइजर मैन्योर के बारे में हम डिफरेंस को पढ़ चुके थे, अब हम इरिगेशन के 1.6 पे आ गए थे। चलिए दोस्तों अब हम इरिगेशन की बात कर लेते हैं। इरिगेशन की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास हम पढ़ेंगे इरिगेशन में ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। सभी लिविंग बीइंग्स को वाटर चाहिए जीने के लिए। तो इसमें क्या लिखा है, सभी जो लिविंग बीइंग्स हैं उनको वाटर चाहिए उनकी लाइफ के लिए। और वाटर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, उनकी एक प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। वाटर एब्जॉर्ब करता है दोस्तों प्लांट्स की, जो प्लांट रूट है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है वाटर। और मिनरल्स और फर्टिलाइजर आर ऑल्सो एब्जॉर्ब इससे ही होते हैं। अब दोस्तों 90% प्लांट, लगभग 90% वाटर को कंटेन करता है। वाटर उसके पास होना चाहिए। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस। वाटर किस लिए एसेंशियल है, क्योंकि दोस्तों जर्मिनेशन जो हमारे पास है, जर्मिनेशन यानी कि दोस्तों बीज का उगना, दोस्तों शोविंग होना, तो वो दोस्तों बिना ड्राई कंडीशन में वो पॉसिबल नहीं है। वाटर हमारे पास प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को फ्रॉम दी फ्रोस्ट एंड हॉट एयर से और फ्रोस्ट से हमारे पास वाटर इसको बताता है। और मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर द हेल्थी क्रॉप ग्रोथ। अब क्रॉप की हेल्थी ग्रोथ के लिए हमारे पास वाटर की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है। सप्लाई ऑफ वाटर टू इरीगेशन रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। अब दोस्तों इरीगेशन किसे कहते हैं,
टू सप्लाई वाटर रेगुलरली टू दी क्रॉप्स। जो हमारे पास जो प्लांट्स है हमारे पास उनके पास है लगातार पानी जो है उसके पास भेजना, एक रेगुलर 2 दिन बाद फिर अगले 2 दिन बाद, एक रेगुलर इंटरवल के साथ उस चीज़ को हमें इरिगेशन कह देते हैं। द टाइम एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, soil to soil and season to season. Summer the frequency watering is higher. Why is it so? Could it be due to increased rate of evaporation of water from soil and leaf? अब दोस्तों समर में क्या करना पड़ता है, हमें समर में ज़्यादा पानी देना पड़ता है विंटर्स के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों इरिगेशन के सोर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले दोस्तों लोग क्या क्या सोर्स यूज़ करते थे। सोर्स तो वाटर फॉर इरिगेशन आ रहा, जैसे कि हमारे पास कुआं हो गया दोस्तों, ट्यूबवेल्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, नदी हो गई, लेक्स हो गई, डैम्स हो गए और कैनल्स हो गए, ये सब हम यूज़ करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कुछ इमेजेस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास मोट, दोस्तों इसमें क्या होता था, यहाँ पे एक जो हमारे पास चैन सी लगी होती थी और इस तरफ से कोई इसको खींच के फिर इसके अंदर जाता था, फिर ये इसको इसके साथ लेके जाया करता और फिर ये पानी भर के ऊपर आता था और फिर किसान इसको खेत में बहाते थे। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। ये ट्रेडिशनल यानी कि पुराने मेथड्स हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं चेन पंप के बारे में। और दोस्तों चेन पंप में क्या था दोस्तों कि इसको किसी से बैल या फिर कोई इंसान इसको पकड़ के खींचता था, फिर इसको अंदर फिर ले जाता था, या फिर दोस्तों ये बार बार ये घूम के और फिर हमारे पास पानी गिरता रहता था। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं डेकली मेथड की। अब दोस्तों डेकली मेथड में क्या है, दोस्तों डेकली मेथड में हमारे पास है कि कुआं है, उसमें से यहाँ पे, जी हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इसको लगाया गया है और जिसको ऊपर उठाया तो ये बाल्टी नीचे जाएगी और यहाँ से इसमें से पानी जो है किसान ट्रांसफर करता रहेगा। उसके आगे दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं रहत सिस्टम के बारे में। रहत सिस्टम दोस्तों बिल्कुल सिंपल है। इस सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, कुआं होता है, कुआं के अंदर आपके पास कुछ इस तरह से उसके ऊपर डब्बे से लगा दिए जाते हैं और जैसे वो चैन की मदद से नीचे जाता है तो एक भर के आता है और वहाँ पे निकल जाता है, फिर अगला भर के आता है वो वहाँ पे निकल जाता है, अगला भर के आता है वो वहाँ पे निकल जाता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं मॉडर्न मेथड दोस्तों आजकल क्या हो रहा है, स्प्रिंकलर मेथड चल गए हैं। अब स्प्रिंकलर मेथड में क्या होता है दोस्तों, आपने देखे होंगे अपने गाँव में जो फुहारे लगे होते हैं दोस्तों, वो पूरे गाँव में आपके पास पानी को प्रोड्यूस कर देते हैं। और एक होता है दोस्तों ड्रिप सिस्टम। अब दोस्तों ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में हर एक प्लांट को डॉट बाय डॉट यानी कि बूंद बूंद से पानी दिया जाता है और स्प्रिंकलर सिस्टम में ऊपर से झड़काव किया जाता है पानी का। उसके बाद दोस्तों वीड्स की प्रोटेक्शन कैसे करें, 1.7 पे हम पहुंच गए हैं। वीड्स की प्रोटेक्शन कैसे करें। Buju and Paheli went to nearby wheat field and saw that देयर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड ग्रोइंग अलोंग द वीट प्लांट्स। तब दोस्तों वुजू और जो हमारे पास पहेली है जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी, तो दोस्तों वो क्या करते हैं, किसी वीट के प्लांट में जाते हैं, वो वहाँ क्या देखते हैं कि वहाँ पे अलग वीट के अलावा भी कुछ अनडिजायरेबल जो कि हमें नहीं चाहिए वो प्लांट्स भी उगे हुए हैं। इन द फील्ड्स मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स, जो उन अनडिजायरेबल प्लांट्स को ही हम वीड्स कह देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों वीड्स को रिमूव करने की प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं। वीडिंग नेसेसरी है वीड्स कंप्लीट विद ए क्रॉप प्लांट, जब तक हमारी क्रॉप प्लांट सही से उग नहीं जाती। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ आवर क्रॉप, हमारी क्रॉप की जो है दोस्तों ग्रोथ को वो अफेक्ट कर देती हैं और हमारी जो पॉइजनस है उसको बना देती हैं। उसके बाद वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, जो वीड्स हैं वो कुछ केमिकल्स द्वारा भी हमारे पास यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि वीडिसाइड, जिनको हम वीडिसाइड कहते हैं, जैसे कि 2,4-D। ये दोस्तों एक केमिकल्स है जिसके द्वारा हम स्प्रेइंग करके उसको हटा सकते हैं वीड्स को। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं एज ऑलरेडी मैंशनड द वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग दी वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिकॉज फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। स्प्रेइंग ऑफ वीड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। अब दोस्तों स्प्रेइंग करने में दोस्तों क्या होता है, फार्मर्स की हेल्थ को अफेक्ट हो जाता है और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने हाथों से, अपने हैंड से दोस्तों
क्या करना चाहिए, उसको उखाड़ लेना चाहिए, यानी कि उसको जो लगा हुआ है उसको रूट से, जड़ से उखाड़ देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा गया है कि हमें सावधानी बरतनी चाहिए हरदम। जब भी दोस्तों हम स्प्रे करें तो हमें हमारा नाक, नोज, माउथ एंड ए पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग, उन सभी पे एक कपड़ा लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों हार्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं, कटाई के बारे में। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क, एक इम्पोर्टेंट टास्क है, यानी कि बहुत ही ज़रूरी टास्क है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जो क्रॉप दोस्तों बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है उसको काटना ही हार्वेस्टिंग कहा जाता है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज दी ग्राउंड। इट यूजुअली टेक 3 to 4 मंथ्स, यानी 3 से 4 मंथ लगते हैं इसको काटने में और इसको कड़वाने, यानी कि जो हमारे पास सीड्स हैं उनको निकलवाने में। और दोस्तों इसका हमारे पास क्या करते हैं, हम मशीन्स का यूज़ करते हैं जिसका नाम है थ्रेसिंग। और दोस्तों अब हम बात करेंगे पहले कौन कौन सी चीज़ें को यूज किया जाता था। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं विनोविंग प्रोसेस। अब दोस्तों फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग एंड लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड चाफ बाय विनोविंग। अब दोस्तों कुछ ने वहाँ पे दोस्तों थ्रेसिंग से अपने गेहूं तो निकलवा लिए है, लेकिन दोस्तों उनकी विनोविंग नहीं हुई। तो दोस्तों अब वो क्या करते हैं, विनोविंग खुद घर पे कर लेते हैं। घर पे क्या करते हैं दोस्तों, कोई भी वुमेन, यहाँ पे दोस्तों आगे इसमें इमेज भी पाएगी, यहाँ पे नहीं दे रखी दोस्तों कोई भी जो वुमेन है वो वुमेन दोस्तों क्या करती है, जिसमें भी वीट्स हैं, हवा चल रही है दोस्तों, हवा पंखा चला लिया यहाँ पे, तो दोस्तों वहाँ पे वीट्स को ऊपर से डालती है। जो दोस्तों लाइटर पार्ट हैं वो तो नीचे गिर जाते हैं और सारे वीट्स हैं जो उसमें रह जाते हैं। और यही बात है विनोविंग के बारे में, जो कि हम 6th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल हार्वेस्ट के कौन कौन से आते हैं। हम बात कर लेते हैं दोस्तों स्टोरेज के बारे में, जो कि बिल्कुल ही लास्ट पॉइंट है। स्टोरेज दोस्तों, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क, ये भी एक इम्पोर्टेंट टास्क है। जी हाँ, ये भी एक बहुत ही जरूरी टास्क है। इज द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर। अगर दोस्तों किसी भी हम ग्रेन को हम ज़्यादा दिनों तक रखते हैं तो दोस्तों ये बात ज़रूरी होनी चाहिए कि जो है ग्रेन है वो मॉइस्चर से बचे हुए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मॉइस्चर से, रैट्स से, चूहों से। हार्वेस्टेड ग्रेन है मोर मॉइस्चर, हार्वेस्टेड ग्रेन के पास ज़्यादा मॉइस्चर होता है। दे प्रिवेंट द अटैक ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट पेस्ट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी। आई saw my father putting some dried neem leaves in an iron drum containing wheat. आई वॉन्डर वाई। अब दोस्तों इस चीज़ में हमारे पास क्या लिखा है, मैंने अपने मम्मी को देखा है कि जो कुछ ड्राइड नीम के जो पत्ते हैं उनको आयरन के ड्रम में जिसके अंदर वीट हैं, ताकि दोस्तों उसके अंदर मॉइस्चर ना लगे और नीम एक तरह से मॉइस्चर ना रहने के लिए। अब दोस्तों ये सिल्लोज होते हैं जिनके अंदर भारतीय सरकार द्वारा निगम होते हैं। यहाँ पे दोस्तों सिल्लोज होते हैं जो कि स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स हमारे पास यूज किए जाते हैं किसी भी ग्रेन्स की स्टोरेज के लिए। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन गनी बैग्स इन ग्रेनरीज। अब यहाँ पे दोस्तों बोरियों के अंदर हमारे पास जो उनको बंद किया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गन्नी बैग्स में उनको स्टोर किया गया है। फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स। जो दोस्तों फार्मर होते हैं जूट बैग्स में फिर मेटेलिक बिन्स में अपना जो है खाना स्टोर करते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिल्लोज, जो कि दोस्तों कुछ ज़्यादा लार्ज हो जाते हैं उनको सिल्लोज में और ग्रैनरीज में किया जाता है। पेस्ट्स जैसे कि रैट हो गए, इंसेक्ट हो गए, इनसे बचाने के लिए। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन्स। स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें दोस्तों क्या है, जो ड्राइड नीम लीव्स हैं वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, घर पे अगर हम फूड्स को स्टोर कर रहे हैं, अपने ग्रेन्स को स्टोर कर रहे हैं, तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम उसके अंदर नीम लीव डाल देते हैं तो दोस्तों प्रोटेक्ट हो जाते हैं। किसी भी बड़ी जगह में अगर हमारे पास कोई गोडाउन है वहाँ पे है दोस्तों, कोई अलग तरह के स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। वहीं से हमारे पास किसी भी तरह का इंसेक्ट या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मॉइस्चर उस चीज़ को खराब नहीं कर पाएगा। फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से हमारे पास कौन कौन से फूड आते हैं। मिल्क दोस्तों, मिल्क कौन कौन सी चीज़ों से आते हैं, काऊ, बफेलो, शी गोट, शी कैमल। अब यहाँ पे दोस्तों आप अपनी तरफ से भर दीजिएगा, ये 4 हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट एंड एनिमल ऑल्सो प्रोवाइड अस डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। जैसे दोस्तों इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद प्लांट आपको पता चल जाएगा कि जो प्लांट और एनिमल हैं वो भी हमें तरह तरह के फूड्स हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। वी हैव जस्ट सीन द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन।
अभी तक हमने सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन की प्रोसेस देखी है। व्हेन दिस इज डन ऑन ए लार्ज स्केल, तब दोस्तों अब हमारे पास हम बात कर लेते हैं involves a number of steps like selection of seeds, sowing etc. Similarly, animals reared at home or in farms, जो एनिमल्स जैसे कि दोस्तों होम्स पे रहते हैं और फार्म्स में रहते हैं, हैव टू बी प्रोवाइड विद प्रॉपर फूड चाहिए, शेल्टर यानी कि छाया चाहिए, और उनकी देखभाल करने के लिए, केयर करने के लिए कुछ चाहिए। व्हेन दिस इज डन ऑन ए लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, इसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो दोस्तों हमारा चैप्टर बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, अब हम कीवर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में, और हमारे पास क्रॉप्स के बारे में, फर्टिलाइजर्स के बारे में, ग्रैनरीज के बारे में, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, खरीफ क्रॉप्स, मैन्योर, प्लोर, रबी क्रॉप्स, सीड्स, शोइंग, थ्रेसिंग, वीड्स, वीडिसाइंग और विनोविंग। दोस्तों सभी चीज़ों के बारे में हमने आपको मोटा मोटा यानी कि हर एक पॉइंट आपको बताया है। तो दोस्तों सभी पॉइंट के बारे में अगर आप दोबारा से पढ़ना चाहते हैं तो इसमें से सारा पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यही बताना था आज के इस वीडियो में। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ दोस्तों, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। पहला पार्ट देखना ना भूलिएगा, क्योंकि पहले पार्ट से ही दूसरा पार्ट समझ में आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।